सभी को नमस्ते। हिंदी साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल पर आज ज्ञान की रोशनी साहित्य के संग को लेकर 15 जून 2025 का सेट का पेपर। इसके पहले जो दो वीडियो बनाए हैं उसमें हमने 1 से लेकर 10, 10 से लेकर 20 और 20 से लेकर 30 तीन वीडियो हो चुके हैं। ये चौथा वीडियो है 31 से लेकर 40 तक के प्रश्नों का पूरा मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, यानी कि प्रश्न को आपको समझाया जाएगा, उसका उत्तर, उसका स्पष्टीकरण के साथ। याद रखना, आपको समझ में आ जाएगा कि सेट के अंतर्गत, प्रश्न पत्रिका के अंतर्गत किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे। इसके पहले की वीडियो देखना है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जरूर जाइएगा आप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, याद रखना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों को भी भेजना, क्योंकि ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। जरूर देखते हैं प्रश्न 31 से लेकर 40 तक। आपको पता है, इसके बारे में तो मैं जानकर नहीं दूंगा, सेट के लिए कितना समय होता है। और 200 अंक का पेपर होता है, 120 शब्द प्रश्न होते हैं और 100 मूल प्रश्न होते हैं जो 2 अंक के लिए पूछे जाते हैं। साथ में मैं नेट को लेकर, नेट एग्जाम 2025 या 24 की जो ऑनलाइन एग्जाम हो चुकी है उसको लेकर भी एक पुनर्मूल्यांकन के तौर पर प्रश्नों का उत्तर, उसका विश्लेषण के तौर पर एक वीडियो बनाऊंगा। वो जल्दी ही मेरे YouTube चैनल पर आपको दिखाई देगा। 31, निम्नलिखित समास भेदों को उनके उदाहरणों के साथ सुमेलित कीजिएगा। ये व्याकरण का प्रश्न है। देखो, समास और समास के भेद मूलतः 6 भेद है, उसके आधार पर जो है शब्द दिए गए हैं। इनमें से अव्ययभावी समास, देशभक्ति समास, द्वंद्व समास, अजीवन, बहुग्रीवी समास, समास, पाप पुण्य, तत्पुरुष समास, राजीव, लोचन और हिमालय। देखिएगा, सही उत्तर जो है इसका ऑप्शन क्रमांक बी है ना। ए का होगा, एक का होगा जो है 2 अव्ययभावी समास अजीवन। उसके बाद बी का होगा 3 द्वंद्व समास पास पुण्य, यानी कि दोनों का ही उतना ही महत्व है, उसे द्वंद्व समास कहा जाएगा। उसके बाद तीसरा जो है सी का होगा, बहुग्रीव समास का होगा राजीव लोचन, और तत्पुरुष समाज का जो होगा मूलतः देशभक्ति। इस प्रकार से इसको वर्णित किया जा सकता है। अव्ययभावी समाज अजीवन स्पष्टीकरण। अव्ययभावी समाज में पहला पद अव्यय, अविकारी, अविकारी यानी कि अव्यय कहा जाएगा, जिसमें बदलाव नहीं होता है और समस्त पद अव्यय का काम करते हैं। जीवन में आ उपसर्ग है जो अव्यय है और इसका अर्थ है जीवन भर। द्वंद्व समास पाप पुण्य, द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रधान होते, प्रधान यानी कि प्रमुख होते हैं, और उन्हें और से जोड़ा जाता है। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य का अर्थ है पाप और पुण्य। बहुव्रीहि समाज, सजीव लोचन, बहुव्रीहि समाज में समस्त पद किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताता है। सजीव लोचन का अर्थ है जिसके आंखें कमल के समान है, कृष्ण के लिए उपयुक्त शब्द। तत्पुरुष समाज स्पष्टीकरण। तत्पुरुष समाज में दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि पहला पद अलग है और दूसरा पद अलग है, देखिएगा। और पहला पद विशेष का काम करता है, जैसे देश भक्ति, भक्ति किसकी है, देश की है, का अर्थ देश की भक्ति के रूप में उसको देखा जाएगा। निम्नलिखित स्वरों का उनके उच्चारण के स्थान पर है ना जो सुमिलित कीजिएगा, उसको सुमिलन करना है, ध्यान में रखिएगा। इसका सही विकल्प जो है ए का पहले का होगा, ए का होगा, ए जो है उसका होगा संवृत स्वर जो है ई ई उ ऊ। उसके बाद होगा बी का होगा 2 ना,
अर्ध संवृत स्वर अ, आ, ए, आओ, ए, आओ। उसके बाद देखिएगा सी का होगा एक, सी का विवृत स्वर आ, और मध्य स्वर जो है मूलतः मध्य स्वर जो है तीन, है ना, अ, आ जो है मध्य स्वर के रूप में उसको देखा जाएगा। ऑप्शन क्रमांक एक सही है, करेक्ट। समृत स्वर ई उ समृत स्वर वह होते हैं जिसके उच्चारण में मुख द्वारा अत्यंत संकुचित होता है। ई उ के उदाहरण दो। अर्ध औरत अर्ध समृत स्वर ए, ये अनुस्वार, ये अनुनासिक है, याद रखिएगा, ए औ। अर्ध समृत स्वरों में मुख द्वारा अर्ध संकुचित हवा निकलती है। अ, आ, ए, ओ, आओ, ई इस श्रेणी में आते हैं। विवृत स्वर आ है। विवृत स्वरों में उच्चारण की मुख द्वारा पूर्ण रूप से खुला होता है। आ इसका उच्चारण है। मध्य स्वर आ। मध्य स्वरों के उच्चारण में जीभ मुख के मध्य में लगती है। आ को मध्य स्वर माना जाता है। आप स्वर और व्यंजन के बारे में वर्णमाला को लेकर मेरा एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप जरूर देख सकते हैं। निम्नलिखित नाटकों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सम्मिलित कीजिएगा। जो प्रकाशन है वर्ष जो है उसके साथ आपको सम्मिलित करना है। एक, सज्जन संबूल, ना, इसका सही उत्तर होगा 1887। दुखिनी बाला, दुखिनी बाला का सही उत्तर है 1880। मदन मंजरी 1884, और आखिरी जो है माधुरी 1888। ऑप्शन क्रमांक सी सही है। सदन सुबल 1877, यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1877 ई में प्रकाशित किया गया। दुखीला बाला 1880, स्पष्टीकरण, इस नाटक का प्रकाशन वर्ष 1880 है। मदन मंजरी 1884, मदन मंजरी नाटक 1884 में प्रकाशित हुआ था। माधुरी, इस नाटक का प्रकाशन 1888 में हुआ। निम्नलिखित कहानियों को उनके प्रकाशन के अनुसार सम्मिलित कीजिएगा। जो कहानियां हैं उसका प्रकाशन किस प्रकार से है। एक, ग्राम जो है, इस कहानी का प्रकाशन जो है 1911। उसके बाद जो है बी का प्रकाशन जो है 1916, पंच परमेश्वर। और उसके बाद जो है तीसरा उसने कहा था 1915, देखिएगा, और रक्षाबंधन जो है 1913 आदि। ऑप्शन क्रमांक बी सही ऑप्शन है। स्पष्टीकरण, यह प्रेमचंद की प्रथम प्रारंभिक कहानी है जो 1911 में प्रकाशित हुई। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने ग्रामीण जीवन की विसंगतियों और सामाजिकताओं का चित्रण किया। यह कहानी उनके ग्रामीण जीवन के गहरे अवलोकन को प्रस्तुत करती है। आगे देखो, पंच परमेश्वर 1916 में प्रकाशित। प्रेमचंद की यह कालजयी कहानी 1916 में प्रकाशित हुई है। इस कहानी में न्याय और नैतिक मूल्य की अवधारणा को ग्रामीण जीवन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यह कहानी प्रेमचंद के सामाजिक सरोकार को गहराई को दर्शाती है। उसने कहा था 1915 में प्रकाशित चंद्रदत्त शर्मा ग्लोरी की यह कहानी है जो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर लिखी गई है, जिसमें जिसमें लहना सिंह है, सूबेदार हजारा सिंह है, सूबेदारनी है, बोदा सिंह है, आदि कई पात्र उसके अंतर्गत आते हैं। रक्षाबंधन प्रेमचंद की यह कहानी 1913 में प्रकाशित। इस कहानी में बहन के पवित्र रिश्ते को सामाजिक मूल्यों का सुंदर चित्रण किया है। प्रेमचंद ने प्रारंभिक दौर पर एक महत्वपूर्ण कहानी की। रससूत्र के व्याख्याता को उसके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित कीजिए। देखो, इसके पहले के जो सभी प्रश्न थे कहानी को लेकर थे। अब हम आएंगे भारतीय काव्य शास्त्र की ओर। रससूत्र जो है उसके सही व्याख्याता कौन थे, इसके बारे में पूरी ये जानकारी हमारे साथ रहेगी। देखो, शंकुक, इसका सही ऑप्शन है सी, ऑप्शन क्रमांक सी, है ना। पहले का होगा तीन, पहले का क्या होगा तीन। शंकुक ने क्या लिखा, अनुमतिवाद लिखा। उसके बाद जो है दूसरे का होगा एक, दूसरे का क्या होगा एक, बटलोलट उत्पत्तिवाद, बटलोलट का क्या है उत्पत्तिवाद। उसके बाद सी का होगा
सी का होगा अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद, और भटनागर का क्या होगा, भुक्तिवाद आदि। सही ऑप्शन है सी। इसका विश्लेषण यहाँ पर दिया है, देखिएगा। शंकु अनुमतिवाद, आचार्य शंकु ने रस सिद्धांत में अनुमतिवाद का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार रस की अनुभूति अनुमान के माध्यम से होती है, जो दर्शक नाटक में अभिनय देखकर अनुमान लगाता है कि पात्र किस रस का अनुभव कर रहा है। बहुत बढ़िया। भट्ट लोलुप उत्पत्तिवाद, आचार्य भट्ट लोलुप ने उत्पत्तिवाद सिद्धांत दिया है। उनके अनुसार रस की उत्पत्ति नाटकीय परिस्थिति में होती है और नायक नायिका में वास्तव में ही रस की उत्पत्ति होती है। दर्शक का अनुकरण बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अभिनव अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद, आचार्य अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार काव्य या नाटक में शब्द अर्थ की अभिव्यक्ति के माध्यम से की अनुभूति होती है। यह सिद्धांत ध्वनि सिद्धांत से गहराई से जुड़ा हुआ है। उसके बाद भट्टनाग नायक भुक्तिवाद, आचार्य भट्टनायक ने भुक्तिवाद का सिद्धांत दिया। उसके अनुसार रस की अनुभूति भोग के माध्यम से होती है। साहित्य का आस्वादन करते समय पाठक या दर्शक रस का भोग लेते हैं। निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। जो आचार्य हैं उनके जो ग्रंथ है उसके साथ हमें सम्मिलित करना है ना। पहले का होगा 2 आचार्य भामह काव्यालंकार, उसके बाद होगा दूसरे का होगा दंडी काव्य दर्शन, उसके बाद होगा तीसरे का होगा आचार्य अनंतवंत काव्य अलंकार सूत्र, और आखिरी जो है मूलतः तीसरा वामन का होगा ध्वन्यालोक। ऑप्शन क्रमांक डी सही है। स्पष्टीकरण, आचार्य भामह काव्यालंकार आचार्य भामह संस्कृत साहित्य के प्रथम व्यवस्थित काव्य अलंकार शास्त्री माने जाते हैं। उनका ग्रंथ काव्यालंकार अलंकार सिद्धांत का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ है, जिसमें 400 का कारिकाएं हैं। दंडी काव्य दर्शन, आचार्य दंडी का काव्य दर्शन काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें काव्य के स्वरूप, भेद और अलंकारों का विस्तृत विवेचन या वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ 3 परिच्छेदों में विभाजित है। आचार्य वामन काव्य अलंकार सूत्र, आचार्य वामन ने काव्य अलंकार सूत्र की रचना की, जिन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना और इस ग्रंथ में अलंकारों का सुव्यवस्थित विवेचन प्रस्तुत किया है। अनंतवर्धन ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक आचार्य अनंतवर्धन का ध्वन्यालोक ध्वनि सिद्धांत का मूल ग्रंथ है। इसमें ध्वनि को एक काव्य की आत्मा माना गया है और व्यंजना शक्ति के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होने की बात भी कही गई है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन क्रमांक 1। नंबर 1 है नाटक, उसका भारतेंदु हरिश्चंद्र, स्कंदगुप्त डॉक्टर श्री नारायण चतुर्वेदी, और उसके बाद सी का होगा तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण डॉक्टर श्री नारायण चतुर्वेदी। आधुनिक हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है मूलतः वह होगा जयशंकर प्रसाद, है ना, आदि, और लक्ष्मी नारायण जो है ना इसमें से एक होगा। अब इसका विश्लेषण इस प्रकार से दिया गया है। नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के में भारतेंदु युग के जनक माने जाते हैं। उन्होंने नाटक नामक ग्रंथ की रचना की, जो हिंदी नाटक साहित्य के विकास में एक मील का पत्थर साबित हुई। भारतेंदु जी ने इस ग्रंथ के माध्यम से समाज में हिंदी नाटक को एक नई दिशा प्रदान की और सामाजिक जागरण का भी कार्य किया। स्कंदगुप्त डॉक्टर श्री नारायण चतुर्वेदी, स्कंदगुप्त नामक एक ऐतिहासिक नाटक डॉक्टर श्री नारायण चतुर्वेदी द्वारा लिखा है, और डॉक्टर चतुर्वेदी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार और आलोचक है। इस ग्रंथ में उन्होंने गुप्त साम्राज्य के महान शासक स्कंदगुप्त के जीवन और शासन काल का विस्तृत वर्णन किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण जयशंकर प्रसाद,
यह ग्रंथ जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। छायावाद में 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। इस ग्रंथ में उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य में